सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी सदन के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उस चीज का जिक्र हर एक क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है और काफी सुर्खियों के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी प्रेजेंट के अंदर चल रहे हैं। इसी बीच कल उन्होंने सदन के अंदर जिस तरीके से दलित समाज की मांगों को पार्लियामेंट के अंदर सदन के अंदर उठाया और अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से दलित समाज, मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और प्रेजेंट के अंदर जो विद्यमान जो मुद्दे हैं, नीट हो, रोजगार, सब रोजगार या फिर महिला सशक्तिकरण, उसी के साथ अग्निवीर योजना, किसान आंदोलन पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी बातें सदन के अंदर रखी। लेकिन टाइम पीरियड कम होने के कारण वो अपनी पूरी बातें प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाए। इसी कारण उन्होंने आज सोशल मीडिया, ट्विटर फोरम पर अपनी पोस्ट ट्वीट करते हुए उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा की जो मुद्दे वो सदन के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन टाइम पीरियड कम ना होने की वजह से वो वहां पर पूरे मुद्दे नहीं रख पाए। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि संसद में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कम समय होने की वजह से जन सरोकारों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। फिर भी आपके इस भाई बेटे ने कोशिश की कि वंचित तबके के सम्मान, स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों के अलावा जातिवार जनगणना, युवा, बेरोजगार, किसान, पुरानी पेंशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, निजी क्षेत्र में आरक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, भोजन माता, एनएफएस, लेटरल एंट्री, एमएसपी, सफाई कर्मियों व पुलिस कर्मियों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। मैं संसद में जो कहना चाहता था उन मुद्दों को विस्तार से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे अंत नहीं है, अभी तो मुद्दों की शुरुआत है। आपसे एक एक वादा पूरा करके रहूंगा, आपसे किया एक एक वादा मैं पूरा कर रहूंगा। इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर वो बातें भी शेयर की जिसका लेकर वो सदन के अंदर बातें उठाने वाले थे। उन्होंने लिखा कि माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद। प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। सभापति महोदय, सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों अर्थात महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब काशीराम को नमन एवं नगीना की महान जनता के साथ साथ भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये अभिवादन के शब्द उन्होंने शुरू में कहे जिनका जिक्र उन्होंने अपने इस नोट में भी किया। आगे उन्होंने कहा कि इसके बाद अपने कुल गुरु, जगत गुरु, सतगुरु रविदास महाराज जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय पर कोई भी बात करने से पहले जातीय जनगणना अनिवार्य है, उसके बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। इसलिए हमारी मांग है कि जातीय जनगणना शीघ्र अतिशीघ्र शुरू की जाए ताकि बहुजन समाज से वास्ता रखने वाले वंचित नागरिकों को उनके अधिकार मिल सके। संख्या के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा कि सभापति महोदय वहीं शहरी एवं ग्रामीण विकास पर बोलते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि सरकार हमारे शहरों को दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बनाने का प्रतिबद्ध है, जबकि भारत की 70% आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है। इसलिए हमें विकसित ग्राम बनाने पर प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सभापति महोदय, आज भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के छात्रों पर जातीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही सरकारी दफ्तरों में SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन धर्मों में आने वाले जातिगत व धार्मिक आधारों पर भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश सेवा में लगे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग ही सबसे ज्यादा बेरोजगार है। अतः मैं आपसे चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ते में वर्तमान महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को
बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। SC, ST, OBC का बैकलॉग को जल्द से जल्द भरा जाए। सभापति महोदय, भाजपा के चुनावी लाभ के लिए दिए गए सबका साथ सबका विकास जैसे नारे भी खोखले ही साबित हुए हैं। पिछले 10 सालों में दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए हैं उसे सारे देश ने देखा है। धर्म को राजनीति का हथियार बनाकर वोटों के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, यह गलत है। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही रिजर्वेशन में प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी वर्करों और भोजन माताओं का वेतन बढ़ाने और उनके लिए कल्याणकारी उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सभापति महोदय, नगीना जैसे पिछड़े लोकसभा क्षेत्र में विशेषकर आर्थिक पैकेज देकर विकास और रोजगार की योजनाएं तैयार की जाएं। IIT, IIM, IIMS, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि शिक्षा और चिकित्सक के संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए एवं नगीना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे नगीना के क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जान माल का काफी नुकसान होता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाए जाएं। सभापति महोदय जी, चीन हमें आंखें दिखा रहा है, लगातार देश की सीमाओं में घुसपैठ करके कब्जा जमाता जा रहा है। इसलिए अग्निवीर योजना हटाकर पुनः से सेना में भर्ती शुरू की जाए और भारत के सबसे प्राचीन एवं बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः रूप से बहाल किया जाए। आगे उन्होंने लिखा कि पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया उससे दुगना भी ज्यादा कर्जा पिछले 10 सालों में इस सरकार ने लिया है। किसान कर्ज माफी की मांग करे तो उन्हें लाठी गोली झेलनी पड़ रही है, परंतु दूसरी तरफ पिछले 10 सालों से धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज चुपचाप राइट ऑफ यानी माफ कर दिया जाता है। इस कर्जे को हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाने को मजबूर होंगी। सभापति महोदय, किसान को MSP की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए तथा किसानों का कर्जा माफ हो। अभी तक 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, जबकि सरकार ने माना था कि हम लड़ाई सही लड़ रहे थे। उन मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में प्रेस पर आज शिकंजा कसा हुआ है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। क्या दिखाया जाए, क्या छापा जाए, इसका फैसला ऊपर से किया जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के प्रतिबंध हैं। विरोध करने पर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। सभापति महोदय, पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट, यूपी सिपाही भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती इसका उदाहरण है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के अभ्यर्थी खून के आंसू रो रहे हैं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के लिए कारगर योजनाओं बनानी चाहिए। सभापति महोदय, नारी सम्मान की बात करने वाली यह सरकारें महिलाओं को कितना सम्मान करती है यह देश देख चुका है। मणिपुर में कैसे महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया, उसके कलेजा कांप जाता है। एक पूर्व भाजपा सांसद कैसे हमारी पहलवान बेटियों का शोषण करता है और सारी सरकार मौन धारण किए बैठी रही। हाथरस की बेटी के साथ हुआ अन्याय और परिवार को जो सरकार ने वादा किया वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही महिलाओं में दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं पर लगातार हिंसा हो रही है और सरकार दबाव में थानों में कोई सुनवाई भी नहीं होती है। सभापति महोदय, कोविड में तैरती लाशों से पटी हुई गंगा क्या देश भूल जाएगा। सभापति महोदय, नोटबंदी से छोटे मंझोले उद्योगों की कमर तोड़ डाली है। शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों में OBC, SC, ST के योग्य अभ्यर्थियों को नन फाउंड सुटेबल दिखाकर सीटों को नहीं भरा जाता है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि इस तरह के खेल को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और लेटरल एंट्री संविदा ठेकेदारी की व्यवस्था को बंद कर पक्की नौकरी दी जाए
देश कितना आगे बढ़ा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज भी हमारे लोग सीवर में मर रहे हैं और आज भी हमारे परिवार की महिलाएं सर पर मैला उठाती हैं। समान काम करना, समान वेतन पॉलिसी लागू हो, सफाई कर्मियों को इससे मुक्ति दिलाई जाए। सभापति महोदय, हमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। कई प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों को 8 घंटे की बजाय 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो देश भर में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना करवाई जाए। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। न समय पर अवकाश मिलता है, न बॉर्डर स्कीम जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उनके वेतन की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने धर्म और आस्था की बात की, लेकिन इस देश में वंचितों की आस्था का कोई सम्मान नहीं है। इसका उदाहरण राम मंदिर के फैसले से पहले दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित हमारे प्राचीन सतगुरु रविदास जी के गुरु घर का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश होने के बावजूद भी अभी तक हमारा गुरु घर नहीं बना है और चंडीगढ़ में स्थापित प्राचीन गुरु घर को तोड़ने की तैयारी चल रही है। अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यह देश जितना दूसरों का है उतना ही हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। सब कुछ होते हुए भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों पर हिंसा की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मूछें रखने पर, घोड़ी बैठने पर और मटकी छूने पर हत्या हो रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए इन पर केंद्र व राज्य सरकारों से संज्ञान लेना अति आवश्यक है। सभापति जी, यह देश किसी की बपोती नहीं है, यह देश संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलेगा। जय भीम, जय भारत। पुनः आपका धन्यवाद। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन के अंदर अपनी बातें रखी और समय के अभाव के कारण पूरे तरीके से वो बातें नहीं रख पाए, जिसका उन्होंने आज ट्विटर के माध्यम से उन्होंने वो सभी बातें पूरे देश की जनता से शेयर की जो वो दिल्ली के सदन के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन आगे वो रखते रहेंगे जब तक वो अपनी मांगे नहीं मनवाते, तब तक वो सदन के अंदर इसी तरीके से अपनी बातों को उठाते रहेंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।